नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में थानों और तहसीलों में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, आम लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी थाना चला रही है, हथेली गरम पुलिस नरम। इसके साथ ही तहसील और थानों में वसूली हो रही है, लेकिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि जनता अब बीजेपी से नाराज है और आने वाले समय में इसका जवाब देगी। राम मंदिर चढ़ावे के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी को ना चंदा मिलने जा रहा है और ना ही चढ़ावा मिलने जा रहा है और ना ही वोट मिलने जा रहा है। मर्यादा का पहला नाम भगवान राम है, लेकिन बीजेपी ने आस्था, श्रद्धा और मर्यादा से खिलवाड़ किया है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा है कि चढ़ावे से जुड़े मामले की पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि गुप्तदान का हिसाब सार्वजनिक नहीं किया जा रहा है और इसकी पारदर्शिता जांच होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने समय से पहले चुनाव कराने की चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार चाहे तो नवंबर के बजाय सितंबर में चुनाव करा दे। उनकी पार्टी उनके लिए तैयार है। और ये भी आरोप है कि बयान अखिलेश यादव द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया है और इस पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया अलग हो सकती है। मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। आस्था, मर्यादा और श्रद्धा से खिलवाड़ की है और अब संविधान और लोकतंत्र से भी सरकार खिलवाड़ करने की तैयारी कर रही है। जो बात वोट से नहीं बनी वो सांसदों को डरा के धमका के बता रहे हैं। मर्यादा का वहीं जिले के मोहनगंज कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। महिला का शव शहीद मर्द बाबा की मजार के पीछे अर्धनंग अवस्था में मिला। इसके बाद से स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार मृतक महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त बताई जा रही है। पुलिस ने महिला के परिजनों को घटना की जानकारी दी और मामले की जाँच शुरू कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत के कारणों का पता लगाया जाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई में जुटी है। आज दिनांक 2/7/2026 को थाना मोहनगंज जनपद अमेठी को सूचना प्राप्त हुई कि किसी महिला का शव तिलोई नहर के पास पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव की पहचान गुड्डा पत्नी लल्लू राम, उम्र 45 वर्ष, निवासी पाकर गांव, थाना मोहनगंज के रूप में की गई। पूछताछ से पता चला कि महिला की मानसिक स्थिति सही नहीं थी और नशे की आदी थी। पुलिस टीम द्वारा पंचायतनामा करते हुए पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। आज दिनांक 2/7/2026 को थाना मोहनगंज जनपद अमेठी को सूचना प्राप्त हुई कि किसी महिला का शव तिलोई नहर के पास। सर्विलांस थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस जहां पर 50,000 रुपए के इनामी बदमाश जितेंद्र के साथ मुठभेड़ में व्यस्त थी, वहीं घटनास्थल से करीब 500 मीटर दूर एक गांव में चोरों के गिरोह ने हाई टेंशन बिजली लाइन के तार काटने का प्रयास किया। जानकारी के अनुसार रात करीब 2:30 पर एक इको गाड़ी से आए 7 से 8 हथियारबंद बदमाश जंगल में लगे बिजली के खंभों पर चढ़कर हाई टेंशन लाइन के तार काटने लगे और तार काटते ही गाँव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। बिजली गुल होने पर ग्रामीणों को शक हुआ और जब उन्हें बाहर जाकर देखा तो चोर खंभे पर चढ़े हुए मिले। ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए लाठी डंडों के साथ मौके पर पहुंचकर चोरों को घेर लिया। भीड़ को देखकर अधिकांश आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए, लेकिन एक बदमाश खंभे पर ही फंस गया। ग्रामीणों ने उसे नीचे उतारकर पूरी रात बंधक बनाए रखा और सुबह पुलिस के हवाले कर दिया। घटना के बाद से ग्रामीणों ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि वो समय रहते नहीं जागते तो चोर हाईटेंशन लाइन के सभी तार काट के ले जाते, जिससे पूरा गाँव कई दिनों तक अंधेरे में डूब जाता। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है और फरार साथियों की तलाश में जुटी है। वहीं कानपुर देहात क्षेत्र में ऑटो रिक्शा के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई है और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो रिक्शा के परखच्चे उड़ गए हैं। दुर्घटना में ऑटो रिक्शा में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे हैं और सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर होते देखकर उन्हें अकबरपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। चिरौली के पास एक कार से और ऑटो से
एक्सीडेंट हो गया था। उसमें से करीब 7 मरीज हमारे यहाँ आए थे, जिसमें से 2 की मृत्यु हुई थी। मृतक का नाम सूचना से मालूम हुआ, एक का दानिश नाम था, एक का अंकित था। बाकी 5 मरीजों को ज़्यादा चोट थी, तो उनको मेडिकल कॉलेज अकबरपुर कानपुर देहात में रेफर कर दिया गया इलाज के लिए। सूचना दी थाने में? हाँ, था जो पीआई की सूचना जो है थाने वाले खुद ही आए थे। पुलिस गाड़ी आ गई थी और एम्बुलेंस आ गई थी, और दोनों मृतकों की सूचना पुलिस को दे दी गई है, तो उसकी पोस्टमार्टम टीम को भेजा गया है, पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया गया है। वहीं यूपी के अमेठी संग्रामपुर थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां पर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़िता का आरोप है कि विवाद के दौरान उसके साथ साथ उसकी 2 बेटियों की भी बेरहमी से पिटाई की गई है। मारपीट के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों का हालचाल जाना। पुलिस ने दोनों पक्षों से जानकारी जुटाते हुए मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और प्राप्त शिकायत के आधार पर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं जनपद के चमरपुर गांव में प्लॉट और कथित कब्जे को लेकर 4 लोगों ने जिला अधिकारी न्यायालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि गांव के पूर्व प्रधान उनकी खरीदी हुई जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। पीड़ितों ने बताया है कि उन्होंने साल 2021 और 22 में 100 गज के प्लॉट खरीदे थे। प्लॉट की का तो नाम सुन के साहब हमारे तो दिल के अंदर तार हिल जाते हैं, और हम तो बहुत बड़े भक्त हैं उनके, और उनकी विचारधारा पे मैंने अपनी लाइफ में जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं उनकी विचारधारा पे मैंने हमेशा काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। उम्मीद हमारे यहाँ न्यायालय से यहाँ बहुत है। हमें रामपुर में जो हमारा मैटर है यहाँ पर हमारा सॉल्व हो जाए तो ठीक बेहतर रहेगा। अगर यहाँ से भी 1% अगर नहीं हो पाता है तो हमने तो पूरी तैयारी नखलऊ जाने की कर ली है। हम कहीं ना कहीं से तो अपना काम करा के रहेंगे साहब। ठीक। अच्छा, ये भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं योगी जी, तो क्या लग रहा है आपको ये जो भूमाफियाओं के? सबसे अच्छा जो पर्सन मैंने परसों उनकी न्यूज़ देखी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो सबसे ज़्यादा एक्शन में मैं लेता हूँ तो वो प्रॉपर्टी को लेकर लेता हूँ मैं। तो प्रॉपर्टी के मैटर पे तो उनसे कहने की ज़रूरत ही नहीं है, खाली दिखाना और एक्शन चालू। ठीक। ये तो एक्शन बोलेंगे ताबड़तोड़, बाकी एक्शन ऐसी सरकार हमें चाहिए भी, एक्शन लेने वाली सरकार हमें चाहिए भी, और अच्छा कार्य वो कर रहे हैं, एक्शन में हैं, और हम उनकी सपोर्ट पे हम हैं और सपोर्ट करते रहेंगे उनको। मेरा नाम सईद अहमद, ग्राम निवासी मुबारकपुर का रहने वाला हूं। मैंने 2022 में 23 में हम सब लोगों ने मिलकर 100 गज 150 गज करके प्लाट खरीदे थे, जिसका हमारा दाखिल खारिज में नाम भी है, रजिस्ट्रियाँ भी हैं हमारी। हम बाहर रहते हैं, प्रदेश में काम करते हैं। 2022, 23 में, 24 में, 25 में कोई मसला नहीं था। जब 26 में हम वहाँ पे हमारा कब्जा था, मगर उसकी हम पक्की बाउंड्री करने के लिए जब गए तो वहाँ के कुछ भू माफिया हैं, दबंग किस्म के लोग हैं, समाजवादी के नेता हैं,
वही खबर यूपी के पीलीभीत से है, जहां पर यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत पीलीभीत में भव्य सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान विभिन्न समुदाय के कुल 447 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। समारोह में 230 हिंदू जोड़ों का वैदिक रीति रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया गया, जबकि 217 मुस्लिम जोड़ों का निकाह कराया गया। आयोजन में नवविवाहित जोड़ों और उनके परिजनों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में सहयोग प्रदान करना है। योजना के तहत सरकार विवाह का खर्च वहन करने के साथ साथ नवदंपति को आर्थिक सहायता और आवश्यक घरेलू उपहार भी उपलब्ध कराती है। और इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा है कि योजना सामाजिक समरसता और जरूरतमंद परिवारों को सहायता देने की राशि में सरकार की महत्वपूर्ण पहल है। बहराइच जिले में उचित दर विक्रेता यानी कि कोटेदारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष शिव गोविंद निषाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में विक्रेताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर नाराजगी जताई। जिला अध्यक्ष ने बताया कि पिछले 6 महीने से उचित दर विक्रेताओं को उनका कमीशन नहीं मिल पा रहा है, जिससे आर्थिक संकट गहरा गया है। उन्होंने मांग की कि वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर पूरे देश में कोटादारों का कमीशन एक समान किया जाए और इसे बढ़ाकर 200 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। इसके अलावा विक्रेताओं ने हर महीने समय पर कमीशन का भुगतान सुनिश्चित करने सहित अपनी साफ सुथरी मांगों को जल्द पूरा करने की मांग की है। कोटादार संघ ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 28 जुलाई को विधानसभा घेराव किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में उचित दर विक्रेता शामिल हुए हैं और सरकार ने जल्द समाधान की मांग की है। बहराइच जिले के समस्त उचित दर विक्रेताओं की समस्या है कि 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उनका लाभांश नहीं आया है और जब वन देश वन राशन कार्ड है तो एक समान कमीशन होना चाहिए। अन्य प्रदेशों की बात 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन होना चाहिए। कितने बिंदु की आज आपकी मांगे हैं? हम लोगों की 7 बिंदुओं पर आज मांगे हैं। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो 28 जुलाई को विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 7 बिंदुओं में मुख्य मांगे क्या रहेंगी आपकी? अन्य प्रदेशों की बात 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि हर महीने कमीशन समय से दिया जाए। मांगे अगर पूरी नहीं होती क्या करेंगे? तो 28 तारीख को विधानसभा। कौशाम्बी के मजनपुर तहसील में अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि उनकी मांगे पूरी होने तक सभी अधिवक्ता जो है न्यायिक कार्य में विरत रहेंगे। बैठक में अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि उप जिलाधिकारी न्यायालय में आए दिन अधिवक्ताओं की फाइलें गायब रहती है और कई बार शिकायत के बावजूद भी फाइलें समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं और महीनों बाद बिना सूचना के तारीख लगा दी जाती है। अधिवक्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि निजी एवं सरकारी कर्मचारी उन्हें आवश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। साथ ही तहसीलदार द्वारा धारा 76, 38 और 80 से संबंधित पत्रावलियों की रिपोर्ट समय पर अग्रसरित नहीं की जा रही है और नायब तहसीलदार भी मामले की नियमित सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा लेखपालों और राजस्व निरीक्षकों की व्यवहार पर भी सवाल उठे हैं। अधिवक्ताओं ने जनता से सीधे संपर्क करके धन उगाही किए जाने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता वेलफेयर एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि जब तक इन व्यवस्थाओं का समाधान नहीं किया जाता तब तक तहसील मजनपुर में अधिवक्ता न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। वहीं यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही बांदा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मेडिकल कॉलेज में आयोजित खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों को सुपर एल नीनो और संभावित सूखे के खतरे को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। कृषि मंत्री ने कहा कि पहली बार सुपर एल नीनो जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में किसानों को कम पानी वाली फसल जैसे कि तिलहन और दलहन की खेती को प्राथमिकता देने के साथ साथ प्राकृतिक खेती अपनानी चाहिए। उन्होंने पराली न जलाने और रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग करने की अपील की है। मंत्री ने कहा कि परियोजना और अर्जुन सहायता परियोजना के माध्यम से बुंदेलखंड में सिंचाई की स्थिति में सुधार हुआ है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यक्रम में जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश्वर निषाद भी मौजूद रहे और इस दौरान कृषि मंत्री ने 10 प्रगतिशील किसानों से संवाद किया और फसल बीमा, सोलर पंप और प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को सम्मानित किया। साथ ही किसानों को तिल और मूंग के भी बारे में बातचीत की।
सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि यूपी पिछले 8 सालों से देश में सबसे अधिक खाद्य उत्पन्न करने वाला राज्य बन गया है और साल 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में किसानों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। इस तरीके से लगातार गुमराह करते हैं, उन लोगों का राम जन्मभूमि से लेना देना कुछ भी नहीं रहा है। वो लोग हैं जिनके लोगों ने अयोध्या के भीतर राम भक्तों का के ऊपर गोलियां चला करके और रक्त रंजित कर दिया था। अयोध्या के सड़कों पर और गलियों के भीतर खून के प्रवाह बहाने वाले लोग आज राम मंदिर के बारे में भ्रामक समाचार दे करके लोगों की आस्था को चोट करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये अत्यंत निंदाजनक है। आदरणीय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उसके ऊपर SIT बनाई है, दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी उसके लिए उत्तरदायी होगा उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन भ्रामक आधार पर कि ये आभूषण चोरी हो गया, ये ईंटें चोरी हो गई, बिना उसको देखे और प्रमाण के इस तरीके के भ्रामक और बेबुनियाद आरोप लगाया जाना, ये अखिलेश यादव जी की जो है वो बहुत पुरानी फितरत है और समाजवादी पार्टी की फितरत है। उस फितरत और झांसे में प्रदेश और देश की जनता नहीं आने वाली, उनका पूरा भरोसा है। और इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार जो हर कोशिश करेगी, यदि किसी का दोष उसके भीतर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं यूपी के सीतापुर महमूदाबाद पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का बड़ा खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने रिश्तेदार को झूठे हत्या के मुकदमे में फंसाने की साजिश के तहत एक बेगुनाह की हत्या कर दी है और पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी थाना रामपुर कला क्षेत्र का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया है कि उसका मौसेरा भाई पप्पू उसकी भाभी जामेल के साथ रहती थी और जबकि वो खुद जामेल को अपने साथ रखना चाहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच लंबी बातचीत चली और उसके बाद से बड़ा विवाद हो गया। पुलिस का कहना है कि इसी साजिश के तहत आरोपी ने पप्पू और प्रेम की हत्या के झूठे मुकदमों में फंसाने की योजना बनाई और इस साजिश को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति की हत्या करके मामले की दूसरी दिशा मोड़ने का भी प्रयास किया गया। पुलिस ने गहनता से जाँच पड़ताल और साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब इस हत्याकांड में अन्य लोगों की साजिश के अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। थाना क्षेत्र महमूदाबाद में ग्राम मोलयपुर में एक शव की सूचना प्राप्त हुई थी। यह घटना दिनांक 24/6/2026 की है और ये जानकारी में आया कि एक खेत में शव पड़ा हुआ है। तत्काल ही पुलिस टीम और फोरेंसिक टीम मौके पे पहुंच के निरीक्षण किया तो शव पे धारदार हथियार के निशान थे, उसके पेट पे और उस गले पर भी। और उसके जांच के दौरान उस शव के पास ही एक बोरे में झाड़ियों में जो छुपा के रखा गया था एक पर्ची मिली जिसपे कुछ नाम लिखे हुए थे। उसके आधार पे उस शव की शिनाख्त हुई जो चित्राम आधार ग्राम गढ़ी थाना क्षेत्र मछरेटा का रहने वाला और जिनके नाम लिखे थे उनसे पूछताछ पे ये बात प्रकाश में आई कि ये कहीं लखनऊ में मजदूरी करता था और उसी आधार पे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया जिसका नाम प्रकाश है और ये रहने वाला रामपुर कला क्षेत्र का है। इसकी पूछताछ के दौरान ये ज्ञात हुआ कि प्रकाश के बड़े भाई की पत्नी का संबंध पप्पू नामक व्यक्ति से था जो उसका नाम उस पर्ची पे लिखा गया था और पप्पू इसका मौसेरा भाई लगता था और ये प्रकाश भी चाहता था कि उसके बड़े भाई की पत्नी को अपने साथ रखे जबकि वो पप्पू के पास ही रह रही थी। थाना सहारनपुर के कस्बा बिहारीगढ़ में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे से जुड़ा बुग्गावाला रोड बदहाल स्थिति में है। यूपी और उत्तराखंड को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण मार्ग पिछले करीब 3 सालों से गहरे गड्ढों में तब्दील हो चुका है। पहली ही बारिश के बाद से सड़क पर जगह जगह जलभराव हो गया है जिससे राहगीरों और वाहन चालकों के लिए
जान जोखिम में डालने जैसा सफर बन गया है। करीब 1 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। बारिश के कारण गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के साथ साथ पैदल राहगीरों के लिए भी दुर्घटना का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों और व्यापारियों का कहना है कि इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोग गुजरते हैं और स्कूल जाने वाले बच्चे, किसान, व्यापारी और यूपी उत्तराखंड के बीच आने जाने वाले वाहन इस सड़क पर निर्भर हैं। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद भी ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी ने सड़कों की मरम्मत कराई है। ग्रामीणों ने सड़क की तत्काल मरम्मत कराने की मांग करते हुए चेतावनी दी है। यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कों के सरकारी दावों के बीच बिहारीगढ़ का ये मार्ग विकास की वास्तविकता तस्वीर सामने रख रहा है। एक इस वक्त में मौजूद हूँ जनपद सहारनपुर के दिल्ली देहरादून नेशनल वहीं लखनऊ के पारा थाना क्षेत्र के काकोरी मोड़ स्थित सलेमपुर पैतरा में तालाब के रूप में दर्ज सरकारी भूमि पर कथित अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खसरा संख्या 660 की सरकारी जमीन पर लेखपाल और कानूनगो की स्थिति मिलीभगत से कब्जा कराया जा रहा है और मामले की सूचना मिलते ही नगर निगम की टीम मौके पर पहुंची है और स्थानीय पार्षद पति भी मौके पर पहुंचे। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अधिकारियों ने मौके पर किसी प्रकार की स्पष्ट जानकारी नहीं दी है। मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर भी अधिकारी जवाब देने से बचते हुए नजर आए हैं और स्थानीय नागरिकों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जांच में सरकारी तालाब की भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल प्रशासन की ओर से मामले की कोई भी अधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। आरोपी की पुष्टि संबंधित जांच और प्रशासनिक कार्रवाई के बाद ही हो सकेगी। वहीं बहराइच जिले में उचित दर विक्रेता अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं और कोटेदार संघ के जिला अध्यक्ष शिव गोविंद निषाद के नेतृत्व में बड़ी संख्या में उचित दर विक्रेताओं ने प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और जल्द ही मांग को लेकर चेतावनी भी दी है। जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि पिछले 6 महीनों से उचित दर विक्रेताओं को उनका कमीशन नहीं मिल पा रहा है, जिसके साथ ही उन्होंने वन नेशन वन राशन कार्ड के तर्ज पर पूरे देश में उचित दर विक्रेताओं को कमीशन एक समान किए जाने को लेकर मांग दोहराई है। बहराइच जिले के समस्त उचित दर विक्रेताओं की समस्या है कि 6 महीने बीत चुके हैं, अभी तक उनका लाभांश नहीं आया है और जब वन देश वन राशन कार्ड है तो एक समान कमीशन होना चाहिए। अन्य प्रदेशों की भांति 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन होना चाहिए। कितने बिंदु की आज आपकी मांगे हैं? हम लोगों की 7 बिंदुओं पर आज मांगे हैं। यदि हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो 28 जुलाई को विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा का घेराव किया जाएगा। 7 बिंदुओं में मुख्य मांगे क्या रहेंगी आपकी? अन्य प्रदेशों की भांति 200 रुपये प्रति क्विंटल कमीशन दिया जाए। दूसरी मांग ये है कि हर महीने कमीशन समय से दिया जाए। मांगे अगर पूरी नहीं होती क्या करेंगे अगला? तो 28 तारीख को विधानसभा का घेराव करेंगे हम सब। वहीं पीलीभीत जिले के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र में चुंगी के पास तेज रफ्तार कार ने एक ई रिक्शा को टक्कर मार दी। हादसे में ई रिक्शा सवार 8 महीने की गर्भवती महिला समेत 8 महिला से 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल ही अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने 30 साल की शबनम पत्नी मोहम्मद और निवासी मदीन नगर की रहने वाली है, जिससे मृत घोषित कर दिया। बताया गया है कि शबनम अपनी बहन के साथ
रिक्शे पर जा रही थी, दवा लेने अस्पताल जा रही थी और हादसे में शबनम के मासूम बेटे सहित अन्य लोग भी घायल हो गए। ई रिक्शा चालक जो है कमलेश खान की हालत जो है वो गंभीर होने पर उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में रेफर किया गया है। घटना के बाद से मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण किया है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने के साथ ही आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।